मकान मालकिन जो अपने ही किराएदार पर फिदा हो जाती है और उसे रोज कमरे में बुलाने लगती है। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में मकान मालकिन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल साथियों, एक कत्ल हो जाता है और कत्ल इतनी बेरहमी से होता है कि फिर जब उसकी गूंज लोगों के कानों तक जाती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। दरअसल साथियों, कहते हैं कि अगर किसी महिला की ख्वाहिश अधूरी रहे तो वह महिला अपनी उस ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के देहरादून की। देहरादून में एक पुलिस स्टेशन लगता है, पटेल नगर। पटेल नगर के अंतर्गत 16 दिसंबर सुबह 5 बजे एक महिला अपने पड़ोसियों को जोर जोर से आवाज लगाती है। पड़ोसी जब अंदर आवाज सुनकर जाते हैं कि भाई मालकिन आवाज क्यों दे रही है, तो जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। उसकी सांसें थम चुकी हैं। अब पूछने पर बताती है कि रात में शराब के नशे में आया था और सुबह जैसे ही उसकी पत्नी ने उसे देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। अब इधर जितने भी पड़ोसी थे उसे लेकर फौरन ही हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर जब इलाज करते हैं तो मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन जो मृतक की बॉडी थी उसे देखने से डॉक्टर को कुछ शक होता है और फौरन ही डॉक्टर पुलिस को सूचना देते हैं। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि कान के पास खून लगा हुआ है, गले पर भी कुछ निशान है चोट के। अब पुलिस को शक होता है, पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पोस्टमार्टम अगले दिन शुरू होता है, लेकिन अब इसी बीच पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है। घर वाले बताते हैं घर में सिर्फ एक महिला और एक 11 वर्ष का लड़का, एक 7 साल की लड़की। जो मालकिन रहती है उसका नाम सरिता रहता है। वह अपने पटेल नगर में ही कुछ दूरी पर एक जगह पड़ती है पिथू वाला में उसका मकान रहता है और अपने मकान में नीचे वो रहती थी, ऊपर किराएदार रहते थे। अब इधर वो बताती है कि उसका पति मैकेनिक है। पति का नाम मृतक का प्रवीण रहता है। प्रवीण शराब के नशे में आया था और घर में गिरता है और उसे चोट लग जाती है। चोट के बाद भी वो ठीक ठाक था और जब रात में सोया तो सुबह पत्नी जब 5 बजे उठकर उसके पास जाती है तो वह मृत पड़ा हुआ था। पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि व्यक्ति का गला दबाकर हत्या की गई थी। उसकी दम घुटने से मौत हुई थी और सर पे गंभीर चोट के निशान भी थे। अब इस वजह से पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। अब इधर पुलिस उसकी पत्नी से जब थाने लाकर पूछताछ करती है तो उसकी पत्नी टूट जाती है और पत्नी जब टूट जाती है तो एक ऐसी कहानी बताती है जिसको सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल साथियों, इस कहानी की जो मूल रूप से शुरुआत होती है साल 2010। प्रवीण मैकेनिक का काम करता था और इधर खुद के शॉप चलाता था। काफ़ी अच्छी जानकारी थी, काफ़ी अच्छे पैसे कमाता था और उन पैसों से अपना गांव छोड़कर देहरादून के पिथुवाला में ही कई मंजिला फ्लैट बनाता है। फ्लैट बनाने के बाद अब उस फ्लैट को किराए पर देने लगता है। इधर जब किराए पे चलने लगता है, काफ़ी अच्छा खासा पैसा आने लगता है। अब घर वालों को लगता है कि प्रवीण तो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा है, सेटल हो गया है, अब प्रवीण की क्यों ना शादी कर दी जाए। अब इधर साथियों, प्रवीण की शादी का विचार जब उसके घर वालों को आता है तो उसके पिताजी एक रिश्ता देखते हैं। पिथुवाला से ही कुछ दूरी पर एक क्षेत्र में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की, काफ़ी पढ़ी लिखी, काफ़ी सुंदर। जब उस लड़की को उसके पिताजी देखते हैं तो सोचते हैं कि यह लड़की तो मेरे घर में काफ़ी अच्छा रहेगा, आ जाए अगर बहू बन के तो मेरे घर को संभाल लेगी। अब इधर शादी फिक्स हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। सरिता और प्रवीण शादी से पहले एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं और दोनों एक दूसरे की अच्छाइयों के बारे में, एक दूसरे की कमियों के बारे में अच्छी तरह से जानना शुरू करते हैं।
लेकिन अब समय नज़दीक आ जाता है। अब दोनों की साल 2010 में शादी हो जाती है। अब शादी के बाद घर में पैसे तो थे ही, ज़रूरत थी एक पत्नी एक बहू की, वो भी पूरी हो जाती है। और इधर घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती हैं। अब खुशियाँ इस कदर आगे बढ़ने लगती है कि अब कुछ ही साल बाद उसका एक बेटा भी होता है। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। इधर प्रवीण अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगता है और पत्नी अब अपने ही जो कमरा बनवाया था, उसने जो फ्लैट बनवाया था पिथुवाला में, अब वहीं लेकर अपनी पत्नी को अपने साथ रहने लगता है और छोटा सा बच्चा भी उसके साथ रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बेटी भी हो जाती है और बेटी भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब इधर देखते ही देखते साल 2023 आ जाता है। साल 2023 आ जाता है। घर में खुशियां ही खुशियां थी। बेटी बड़ी हो रही थी, बेटा भी बड़ा हो रहा था, दोनों पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। इधर प्रवीण रोजाना मेहनत कर कर पैसे लाता था और किराए में किराएदार भी पैसे देते थे, तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। सरिता बेहद खुश थी। घर में 4 व्हीलर गाड़ियां सब कुछ था। लेकिन एक दिन का पति शराब के नशे में आता है। अब थका हारा था, शराब पीकर घर पहुंचता है तो पत्नी उसे डांट फटकार लगाती है कि तुम आए दिन अब शराब पीना शुरू कर दोगे। आज तो तुम शराब पी कर आए हो, आज कह रहे हो कि आज के बाद नहीं पीऊँगा, दोस्तों ने पिला दी, लेकिन कल से फिर पियोगे। घर में तुम्हारा बच्चा भी है, बेटी भी है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब यह बात सुनकर प्रवीण को बुरा लगता है, लेकिन प्रवीण धीरे धीरे हल्की फुल्की शराब पीना शुरू कर देता है। अब इसी दौरान पत्नी से दोनों का मनमुटाव होने लगता है। लेकिन तभी प्रवीण के गांव का ही, उसके पड़ोस का ही एक चाचा का लड़का अनुज उसके कमरे पर किराए के लिए आता है। इधर प्रवीण काफ़ी खुश होता है कि एक जान पहचान का लड़का कमरे पर रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, घर वालों को भी सहूलियत रहेगी, कोई काम होगा तो अनुज कर दिया करेगा। इधर नौजवान लड़का अनुज किराएदार के रूप में शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जब उसकी पत्नी अनुज से मिलने के लिए उसके कमरे पर जाती है तो अनुज कमरे पर बैठा रहता है और जैसे ही उसकी पत्नी सरिता अनुज के पास जाती है कमरे में, दोनों बातचीत करने लगते हैं। अब देवर भाभी का मामला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे। अब हंसी मजाक करते करते दोनों की जो नज़दीकियाँ थी बढ़ती गई। अब कभी कभी अपने कमरे में अनुज के साथ बातें करती थी तो बच्चों को अनुज के कमरे में भेज देती थी। अब इधर बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। अनुज अब अपनी भाभी की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। इधर भाभी से मजाक करते करते अब अपनी ही भाभी के साथ छेड़खानी करने लगता है, अश्लील हरकतें करने लगता है। इधर सरिता को भी उसकी हरकतें काफ़ी अच्छी लगती थी। अब पति शराबी निकल जाता है। अब इधर सरिता अपने देवर के साथ बच्चों को स्कूल भेजकर बातचीत करती थी। अब धीरे धीरे शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि दोनों नाजायज संबंध में डूब जाते हैं। अब जब भी समय मिलता प्रवीण अपना काम पर चला जाता था और इधर सरिता अपने प्रेमी अपने देवर के साथ घर में समय व्यतीत करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर प्रवीण को कुछ शक होता है कि कहीं उसकी पत्नी का नाजायज संबंध तो अनुज के साथ नहीं है, क्योंकि वो प्रवीण के साथ समय बहुत कम देती थी, कम व्यतीत करती थी। इधर एक दिन प्रवीण अपने जब काम पर जाता है तो उसका काम पर मन नहीं लगता है। अब वह परेशान होने लगता है, तरह तरह के ख्यालात उसके दिमाग में आने लगते हैं। तो वह सोचता है कि क्यों ना आज घर चला जाए, आराम किया जाए, रोजाना तो दुकान खुलती ही, आज बंद कर दिया जाए। और जैसे ही वह बंद करके अपने कमरे पे जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी कमरे में नहीं है, दोनों बच्चों स्कूल गए हुए हैं। अब वहाँ से उसे जो उसका शक होता है, उस शक को मिटाने के लिए वो अनुज के कमरे की तरफ जाता है और जैसे ही साथियों अनुज के कमरे की तरफ जाता है, बाहर उसकी स्लीपर वगैरह उसकी पत्नी सरिता के थे। अब उसका शक यकीन में बदलने लगता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो देखता है दरवाज़ा बंद है। अब इधर खिड़कियों से किसी तरह से वो झांकने की कोशिश करता है और जब खिड़कियों से झांकता है तो एक सुराग से उसे दिखाई देता है
कि अंदर उसकी पत्नी बेड पर और उसी बेड पर उसका गांव का लड़का अनुज, दोनों एक साथ बिल्कुल नग्न अवस्था में, आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ है। अब यह देखकर वह चिल्लाता है। अनुज दौड़ कर आकर दरवाज़ा खोलता है और अंदर उसकी बीवी बिल्कुल कांप रही थी कि अब क्या होगा। अब तो वह पकड़ी गई। अब इधर पति जब अंदर जाता है, प्रवीण तो रंगे हाथ पकड़ता है और अनुज की पिटाई कर देता है। इधर अपनी बीवी को भी डांट फटकार लगाता है और फिर अनुज को तुरंत ही रूम खाली करने के लिए कहता है। इधर अनुज रूम खाली करता है और माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। अब इधर सम्मान की बात थी, इज्जत की बात थी। लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। शादी को तकरीबन 12 से 13 साल हो चुके थे। अब इधर प्रवीण अपनी बीवी को समझाता है। समझाने के बाद अब अपने काम पर चला जाता है। इधर फिर से उसकी बीवी, जब वह काम पर जाता था तो जो आदतें थी प्रेमी के साथ, अनुज के साथ, वो उसकी कम नहीं हुई। वह बातें करती थी और छुप छुप कर, चोरी चोरी अनुज वहाँ से कुछ दूरी पर एक कमरा ले लेता है। बच्चों के जाने के बाद स्कूल सरिता को जब भी याद आती थी अपने प्रेमी की तो उसके कमरे पर जाती थी और उसके कमरे पर कई घंटों उसके साथ समय व्यतीत करती थी, शारीरिक संबंध बनाया करती थी। अब इस दौरान प्रवीण से उसकी दूरियां अपनी पत्नी से बढ़ती गई और दूरियां अब इस कदर बढ़ती गई कि वो आए दिन शराब के नशे में घर आता था। इधर अब अपनी पति से काफ़ी जलन रखने लगती है, काफ़ी हर बात पर अपने पति से झगड़े करती थी, नोक-झोंक करती थी, चिल्लाने लगती थी। तो सरिता को अब यह लगता था कि अब उसका जो प्रेमी है अनुज, जो प्यार, जो ख्वाहिशें वो पूरी करता है, अब उसका पति नहीं दे पा रहा है। अब सरिता अनुज से बातचीत करती है, अनुज से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। इधर अनुज भी अपनी खूबसूरत हसीन भाभी के साथ समय व्यतीत करना चाहता था, ज़िंदगी गुजारना चाहता था। उसमें वो काफ़ी मस्त था, लेकिन बीच में जो पति की दीवार थी वो आ रही थी। अब इधर अनुज अपना बेइज्जती का बदला भी लेना चाहता था, जो रंगे हाथ पकड़ा गया था। इधर सरिता उससे बातचीत करती है और कहती है कि देखो, अक्सर कर उसका पति घर पर आता है तो उसे डांट फटकारता है, मारता है, पीटता है, झगड़े करता है और ये सब उससे अच्छा नहीं लगता है। अब जब अपनी प्रेमिका हसीन भाभी की जब बात सुनता है अनुज, तो अनुज को बुरा लगता है। अब अनुज सोचता है कि क्यों ना अब कुछ कदम उठाया जाए। अब उसका एक दोस्त रहता है, उससे वो बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद जब 16 दिसंबर को शाम को काम से थका हारा प्रवीण शराब के नशे में घर जाता है, तो घर जाने के बाद पत्नी से फिर नोक-झोंक होती है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। इधर उसकी पत्नी अपने प्रेमी अनुज को कमरे पर बुलाती है, फ़ोन करती है और कमरे पर बुलाती है। जैसे ही अपने प्रेमी को कमरे पर बुलाती है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है, वैसे ही उसके पति की नींद खुल जाती है और जैसे ही नींद खुलती है, पति देखता है कि उसके कमरे में तो कोई और भी है और जैसे ही कुछ कहने सुनने की, सोचने की हिम्मत जुटा पाता प्रवीण, वैसे ही अनुज उसका जो सर है वो उसके चारपाई पर पटक देता है और काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोट आ जाती है। अब उसको होश हवास नहीं रहता है। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब कई घंटे गुजर जाते हैं। पत्नी सरिता और अनुज प्रेमी बैठकर इंतजार कर रहे थे कि पूरी तरह से अभी इसकी ज़िंदगी खत्म हुई है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी बेहोश हुआ है, फिर से जिंदा हो जाए। अब उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। जब 4-5 घंटा हो जाता है, अब बॉडी बिल्कुल शिथिल पड़ जाती है। अब यह क्लियर हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल यह मर चुका है, अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तब सुबह 5 बजते हैं और अनुज अपने कमरे पर चला जाता है और इधर जो दोनों बच्चे थे, 11 साल का और 7 साल की लड़की, उन दोनों बच्चों को मारने से पहले दोनों प्रेमी प्रेमिका सरिता और अनुज, सरिता ने अपने दोनों बच्चों को अपने दूसरे कमरे में भेज देती है सोने के लिए और जब वो सोने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है, बच्चे चले जाते हैं, तो वह अनुज के साथ अपने ही पति के कमरे में नाजायज़ काम करने लगती है और फिर सुबह 5 बजते ही वह शोर करने लगती है कि उसके पति प्रवीण उठ नहीं रहे हैं, शराब के नशे में थे, रात में चोट लग गई थी।
अब जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। अब चीखें सुनकर उसके दोनों बच्चे उठकर आते हैं और देखते हैं कि उसके पिताजी की हालत काफ़ी गंभीर है। अब बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो भी अपने पिता को जाकर जगाते हैं, पापा उठ जाओ। इधर बिटिया भी 7 साल की लड़की अपने पापा की हालत को देखकर रोने लगती है, बोलती है पापा उठ जाओ, ये तुम्हें क्या हो गया है। बेटा भी रो रहा था, पत्नी भी रो रही थी, चिहाके मार मार कर पत्नी रोए जा रही थी। बच्चे अपनी माँ को समझा रहे थे और इधर आसपास के लोग किराएदार आ जाते हैं, लेकर फौरन ही हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर को शक होता है। डॉक्टर पूछता है कि आखिर ऐसी हालत कैसे हुई। सरिता बताती है कि रात में शराब पीकर आए थे और गिर गए थे। उसके बाद सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि इनकी सांसें नहीं चल रही है। मैं रोने लगी, तभी पड़ोसी आवाज़ सुनकर आए और लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर से कोई कितना भी झूठ बोल ले, डॉक्टर सब कुछ जान जाता है। फौरन डॉक्टर पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को फ़ोन कर बताता है कि गले पर निशान है, सर पर चोट है, मुझे शक है कि इसकी हत्या की गई है। अब इधर पुलिस पहुंचती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जब खुलासा होता है, सरिता को पुलिस गिरफ्तार करती है तो सरिता बताती है कि वह अनुज के साथ पूरा जीवन गुजारना चाहती थी, अपने पति की हत्या कर अनुज के साथ शादी करना चाहती थी। इधर अनुज को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब उससे पूछताछ करती है तो वो कहता है कि बार बार मेरी प्रेमिका के ऊपर इसका पति हाथ छोड़ता था प्रवीण, तो मुझे बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था, और हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। इसलिए हम दोनों ने फैसला लिया कि जल्द से जल्द प्रवीण को निपटा देते हैं और उसके बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा और बहाना शराब का बता देंगे तो लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि प्रवीण एक शराबी था। तो हो सकता है कि वह शराब के नशे में ज़्यादा शराब पिया हो, गिर गया हो, तो उसकी मौत हो गई हो। अब यह कहानी जब लोगों के सामने न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आती है, हकीकत जब लोगों को पता चलता है प्रवीण के कत्ल की, तो लोग बड़े शर्मसार होते हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे समाज में कैसी कैसी घटनाएं आए दिन देखने सुनने को मिल रही हैं। तो साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। सोहन लाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से, रोजाना हमारी कहानी को सुनते हैं। सतीश मदेशिया हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। पंकज सिंह हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। शाहिर खान भाई हैं, उत्तर प्रदेश वाराणसी से हमारी कहानी को देखते हैं। नरगिस बानो हैं, यह बिहार छपरा से हमारी कहानी को सुनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। आप भी कहानी पर राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।